अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ नया चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर करंट एंड रेसिस्टेंस। उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशनें हैं। पहली डेफिनेशन करंट की है। आपने पिछली क्लासेस में बार बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। वक़्त के लिहाज से चार्जेस के बहने की शरह करंट कहलाती है। तो मैथमेटिकली आई किसके इक्वल होता है? क्यू ओवर टी के। इसका यूनिट अम्पेयर होता है। तो चार का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है और करंट का यूनिट अम्पेयर होता है। तो अम्पेयर यहाँ याद रखिएगा कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। अगर किसी कंडक्टर के किसी हिस्से से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ़्लो करे तो उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ़्लो कर रहा होगा। आगे है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से किसी हिस्से से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ़्लो कर रहा हो तो उसमें 1 एम्पेयर करंट फ़्लो कर रहा होगा। आगे है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्जेस वाली लेते हैं। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ़्लो कर रहे होंगे उधर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी और यही करंट हम यहाँ यूज़ करेंगे। करंट की डायरेक्शन जहाँ भी हमें ड्रा करनी पड़े तो ये वही होगी जो ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बनती है। तो ये कन्वेंशनल करंट होता है जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है। इसकी वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की होती है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानब करंट की डायरेक्शन होगी। आगे एक डेफिनेशन है करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि करंट पासिंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया का मतलब करंट डिवाइडेड बाय एरिया, जबकि एरिया जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो एरिया जब यूं करके फ़र्ज़ करें किसी वायर से करंट फ़्लो कर रहा है, ये एरिया कह लें, तो इधर से करंट आ रहा है। तो ये देखें, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये करंट के साथ क्या है? कौन सा एंगल बना रहा है? 90 का। तो ये करंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है और एरिया हमने पढ़ा था सरफेस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर हुआ करती है। तो एरिया की डायरेक्शन इधर बनेगी। तो यूँ आई और ए दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही होगी। तो आई का फार्मूला ये होता है, करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं और इसका फार्मूला ये होगा आई डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए। इसको हम जे से शो करेंगे करंट डेंसिटी को और इसका फार्मूला क्या होगा? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, यानी आई ओवर ए। आगे इसका यूनिट देख लें हम। इसका यूनिट अम्पेयर होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का यूनिट बनेगा अम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो यूँ करके आई और ए की डायरेक्शन इस केस में क्या होगी? सेम होगी। फिर ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन में ये ज़रूर लिखा हुआ है कि ये एरिया शुड भी इस तरह परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के। तो ये सरफेस जो है वो इस तरह
परपेंडिकुलर है करंट के, लेकिन इसका वेक्टर एरिया इधर होगा जो करंट के साथ एक ही डायरेक्शन में है। यानी जो सरफेस है वो बजाते खुद करंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया आई के पैरेलल होगा इस केस में। तो स्टूडेंट ये भी याद रखें कि बाज़ केस यहाँ स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि एरिया से मुराद यहाँ पर स्केलर है, यानी सरफेस एरिया है। जैसे ये वाली सरफेस है तो करंट इधर आ रहा हो अगर, तो ये सरफेस जो है वो बजाते खुद करंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका जो वेक्टर एरिया है वो यूं करके सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो डेफिनेशन में है कि एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू करंट, उसका मतलब सरफेस इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू करंट। उस एरिया का मतलब सरफेस है, सरफेस आई के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेक्टर एरिया आई के पैरेलल, यानी वेक्टर एरिया आई की डायरेक्शन में होना चाहिए। वेक्टर एरिया इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई बट सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू आई। तो वहाँ एरिया से मुराद ये सरफेस है, स्केलर। वेक्टर एरिया जो है वो आई की डायरेक्शन में ही है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये सरफेस जैसे इस केस में है, ये करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। पिछले केस में परपेंडिकुलर थी, जब परपेंडिकुलर थी तो वेक्टर एरिया और आई की एक ही डायरेक्शन थी। इस केस में वो एक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वेक्टर एरिया जो है वो यूं करके सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस केस में इधर होगी और आई की डायरेक्शन इधर है, तो जे की इधर है डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन इधर है, ये एंगल थीटा है। डी ए की रेजोल्यूशन करेंगे हम, डी ए के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, डी ए कॉस थीटा। नीचे वाला कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये डी ए कॉस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये पीछे पड़ा होगा आपने, ये कॉस वाला होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन वाला होता है। तो इस सूरत में डी ए का कंपोनेंट जो डी ए कॉस थीटा है ये करंट की डायरेक्शन में है, ये करंट की डायरेक्शन में है। तो हमने वो कंपोनेंट लिखना है यहाँ पर जिसका वेक्टर एरिया करंट की डायरेक्शन में हो। तो इस केस में जे का जो फार्मूला बनेगा वो आई ओवर एरिया, यहाँ पर कौन सा आ गया, ये वाला एरिया जो आई की डायरेक्शन में है। वेक्टर एरिया आई की क्या है, डायरेक्शन में है। ये कौन सा है, डी ए कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू फिर यूँ बनेगी, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, जे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा जे डॉट डी ए। यहाँ करंट जो है वो डी आई कह लें, क्योंकि एरिया डी ए ले रहे हैं हम। तो डी आई होगा जे डॉट डी ए। डी आई यहाँ पर किसके इक्वल होगा, डी आई का फार्मूला बना हमारे पास जे डी ए कॉस थीटा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया, ये बन जाएगा जे डॉट डी ए, ये डी आई है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करके लिखें तो आई हो जाएगा, ये हो जाएगा जे डॉट डी ए का इंटेग्रल। तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा। तो क्योंकि ये ए डॉट बी वही स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ये वही है। तो आई इज़ इक्वल टू जे डॉट डी ए आएगा। आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि किसी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो
वो हर वक्त कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि कंडक्टर में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स आपने पढ़ा होगा बहुत कम लगती है। तो कंडक्टर के मेटालिक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन तकरीबन फ्री होते हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और इनकी बड़ी हाई वेलोसिटी होती है, 10⁶ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। इसे हम डिफ्यूजिव वेलोसिटी भी कहते हैं। लेकिन इसी कंडक्टर को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं यूं करके, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यानी ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला एंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी लाइनें पॉजिटिव से क्या आएंगी, नेगेटिव की तरफ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर रैंडमली मूव नहीं करेंगे, बल्कि एक टिपिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे। किधर जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव इन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि ये देखें, ये चूँकि क्रिस्टल लेटिस थी, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो गैप से इधर भी जा सकता था, डिफ्यूजिव वेलोसिटी की वजह से इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फिर उसने इधर ही जाना है, एक डायरेक्शन में। जब वो सीधा जाने की कोशिश करेगा तो बार बार वो एटमों से क्या करेगा, टकराएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन सीधी लाइन में मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार एटमों से टकराते हैं। बार बार टकराने की वजह से उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और ये वेलोसिटी यानी यूं करके वो इधर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि इधर हमने पढ़ा था कि इधर वाला टर्मिनल, इधर वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज थी पिछली फिगर के मुताबिक, इधर वाली क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल उन्हें रिपेल करेगा, उन पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर टकराएंगे, फिर ज़ीरो हो जाएगी, फिर आगे जाएंगे, फिर किसी एटम से टकरा जाएंगे, फिर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो एक्सेलरेट होंगे, टकरा के फिर ज़ीरो हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव और नेगेटिव की फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर अगले एटम से टकरा जाएंगे, वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह बार बार उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती रहेगी, जिससे उनकी एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार टकराएंगे। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड is called drift velocity. Average velocity of electrons in conductor when electric field is applied is called drift velocity, और ये काफ़ी कम होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। इसको हम VD से शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।